हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ अपने चैनल में जिसका नाम है गेट विजेता सीरीज़। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के थ्रू हम रूबरू कराएँगे उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है और उसके थ्रू उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट या पीएचडी की पोज़ीशंस को एक्वायर किया है। ऐसे ही एक पहले स्टूडेंट से स्टार्टिंग करते हैं इस सीरीज़ की, जिनका नाम है अंशिका। वेलकम अंशिका। इस सीरीज़ थैंक यू। में मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस स्टूडेंट से पूछूँगी और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी अभी तक की अप्स एंड डाउन्स की जर्नी यहाँ तक पहुँचने की, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका वो पैनल प्रोफेसर्स का जिन्होंने इनसे क्वेश्चंस पूछा, इनका ड्रेस कोड, ये क्या पहन के गईं, ये इंटरव्यू के दौरान क्या कैरी करके गईं और सीट्स कितनी थी, इन्होंने कैसे अप्लाई किया, इन्होंने एग्ज़ाम कैसे क्वालीफाई किया। जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आज अंशिका से पूछेंगे ताकि हम भी अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकें और इसके लिए हमारी हेल्प करेंगी अंशिका। ओके, सो अंशिका, कैन यू गिव योर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? Yes, ma'am. Ma'am, first of all, thank you so much for inviting me. Ma'am, myself Anshika Singhal. Uh, I am from Purkazi. मैम मैंने अपनी बीएससी एंड एमएससी रुड़की से की है, मेथोडिस्ट गर्ल्स डिग्री कॉलेज से एक स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर की है। उसके बाद मैम मैंने अपना गेट क्वालिफाई किया है। गेट क्वालिफाई करने के बाद मैं आईआईटी रुड़की में प्रोजेक्ट में अप्लाई किया था मैंने, एंड देन फिर पीएचडी में। ओके, सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू दिस अंशिका। आप मुझे बता सकते हो, देयर आर मेनी ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास, लाइक जैसे बीसीए है, बी आर्किटेक्चरिंग है, इंजीनियरिंग है, लेकिन बीएससी एमएससी तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपने यही लाइन क्यों सेलेक्ट करी? मैम स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगता था 8th क्लास से कि मुझे ना मैथ्स में कुछ करना है, सिर्फ मैथ्स मतलब इतना फेवरेट हो गया था कि सिर्फ मैथ्स से ही करना है और कोई सब्जेक्ट नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। तब इतना पता नहीं था कि क्या होता है ये चीज़ें, बट मुझे ऐसे अगर मैं बीटेक में जाती तो वो सब चीज़ें मतलब एकदम मेन फोकस मैथ्स पे करना था। तो ऐसे मुझे बताया कि एमएससी एक सब्जेक्ट से होती है, तो तब मैंने सोचा कि मुझे एमएससी करनी है, एमएससी से पहले बीएससी। तो बस ये सोच के बीएससी एंड एमएससी कर ली मैम मैंने। ओके। अंशिका, ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि आपने गेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, तो गेट से पहले आपने गेट के बारे में एक तो कब सुना, कब आपको पता चला गेट या सीएसआई नेट जैसे एग्ज़ाम के बारे में? तो आपने अगर आईआईटी में ही जाने की आपकी इच्छा थी, आईआईटी यस कॉलेज में, तो आपने आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को क्यों नहीं ट्राई किया? मैम, आईआईटी जैम का भी मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था मैम। बीएससी में ना इतनी नॉलेज नहीं थी, मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मतलब एमएससी अगर हम आईआईटी से करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे फ्यूचर लाइफ में या क्या होगा। उस टाइम मतलब हमारे टीचर्स ने तो बोला कि ऐसे फॉर्म फिल करना चाहिए आईआईटी जैम का। सब जो फ्रेंड्स थी सबने फिल किया, बट किसी ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि सबको मतलब अंदर एक डर रहता है कि नहीं, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, हमसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये। हम तो ऐसे बच्चे नहीं है कि हम उसको फेस कर पाए, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे, हम तो बैठ भी नहीं सकते हैं। तो इस डर की वजह से मैम फॉर्म सबने फिल किया, बट एग्ज़ाम ही नहीं दिया किसी ने भी। हाँ, ये तो वही एक्सपीरियंस तुम शेयर कर रही हो जो मेरे साथ भी हुआ था। फॉर्म मैंने भी फिल किया था अपने टाइम पे, बट एग्ज़ाम देने इसी डर से नहीं गई कि पता नहीं कैसे बच्चे उसमें एग्ज़ाम देते हैं और कैसे क्वेश्चन्स आते हैं और पता नहीं रिज़ल्ट आएगा तो मैं उसको फेस कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन हमें एक रीज़न ये भी रहता है कि जब छोटे यूनिवर्सिटीज़ से हम एमएससी या बीएससी करें तो हमारे पास इतना एक्सपोज़र, इतना अवेयरनेस नहीं रहता। इसीलिए यस मैं मैम। यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में ज़रूर आईआईटी जैम के बारे में आप रिसर्च करें, पढ़ें, समझें कि आईआईटी जैम भी एक तरीका है जिससे आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी कर सकते हैं। और आई थिंक वो आपके लिए थोड़ा ईज़ी भी हो जाता है क्योंकि आप सीएसआई नेट और गेट कैटेगरी के क्वेश्चंस आप पहले से ही करने लग जाते हो। आप फर्स्ट यस ईयर से ही उसके लिए ड्रिलिंग शुरू कर देते हो। यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे अंशिका से कि अंशिका, आपको गेट या सीएसआई नेट के बारे में कब पता चला और आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करी? जैसे आपने कहा कि आपका गेट क्वालीफाई हुआ है, कब आपका गेट क्वालीफाई हुआ है? मतलब एमएससी अपीयरिंग में हुआ है या परसुइंग में हुआ है? कब हुआ आपका गेट एग्ज़ाम और आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करी? मैम, एमएससी के जस्ट बाद हुआ था मेरा, 22 में मेरे एग्ज़ाम हुए थे, और 23 में फैब में जो एग्ज़ाम हुआ था तभी मेरा क्वालिफाई हो गया था। ये मैम पहले तो मुझे नेट के एग्ज़ाम के बारे में पता चला था, अपने कॉलेज में जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि ऐसे पीएचडी करनी होती है तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो वहाँ पे से मुझे पता चला, मैंने ऐसे फॉर्म फिल कर दिया कि
फिर एक मेरी फ्रेंड थी वो फिज़िक्स से कर रही थी नेट की प्रिपरेशन। उसने मुझे बोला कि मैंने तो गेट का भी ऐसे फ़िल किया है, मुझे नहीं पता था कि गेट से क्या होता है, बस पता था कि नेट के थ्रू ही पीएचडी में जाते हैं। गेट का कुछ नहीं पता था। उसने बोला कि मैंने फॉर्म फिल कराया था, मैंने भी फिल कर दिया कि ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। फिर उसके गेट का जब एग्ज़ाम था उससे 15 डेज़ पहले, तब उसने बोला कि मैं तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ गेट की, मैं तो सिर्फ़ नेट में थी कि मुझे तो नेट के थ्रू ही जब जा सकता है तो नेट ही करना है बस। तो फिर उसने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे गेट के थ्रू जा सकते हैं। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन करी 15 डेज़ पहले। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ऐसे गेट का कोई कोर्स ऐसे, तो उसमें मैं यूट्यूब पे मैंने आपका चैनल देखा, आपने फ्री कोर्सेज़ कुछ ऐसे लॉन्च किया था गेट का, फ्री सीरीज़। उस टाइम तो लाइव शायद हो चुका था, मैंने रिकॉर्डेड सेशन देखे थे आपके। आपने पूरा सिलेबस कवर कराया था, सारे पीवाईक्यूज़ एंड ऑल। तो मैम 15 डेज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही क्लासेस ली है, उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, कहीं से भी कुछ गेट की कुछ कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली है। सिर्फ़ 15 डेज़ में मैंने आपकी क्लासेस देखी और मुझे मतलब पता भी नहीं था कि हो जाएगा गेट क्वालीफाई। उसका तो मतलब कुछ नहीं था कि 15 डेज़ में पढ़ के तो क्या ही गेट क्वालीफाई होगा ऐसे। तो फिर लेकिन तुमने रिज़ल्ट आया। बताया था पहले कि तुम उसके साथ सीएसआईआर की भी तैयारी कर रही थी। यस मैम, तो पहले आई हाँ। थिंक हाँ, वो सीएसआईआर का जो बैकग्राउंड तुम्हारे लिए रहा, जिससे तुमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, फिर तुमने भले ही गेट की प्रॉपर तैयारी नहीं करी, लेकिन वो सीएसआईआर का बैकग्राउंड तुम्हारे लिए बहुत काम में आया। यस मैम। आई थिंक शायद वही चीज़ तुम्हें आगे तक लेके गई। तो यहाँ मैं और ये मैम बताऊँगी। आपकी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था ना, जैसे कुछ चीज़ें नेट में नहीं आती है बट गेट का पूरा जैसे ऑपरेशन रिसर्च हो गया, एलपीपी मैंने नेट के लिए कुछ नहीं प्रिपेयर किया था। हुँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नेट के लिए बिल्कुल ही नहीं की थी और आपने पूरा ऐसे कवर कराया, पहले पूरा डिटेल सॉल्यूशन, सारे पीवाईक्यूज़, एक भी पीवाईक्यूज़ मतलब अलग से क्वेश्चन भी नहीं करना पड़ा कि अलग से कुछ खुद से प्रैक्टिस की हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासेस देख के सब हो गया, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज़ भी सब ऐसे करा रखे थे, सॉल्यूशन डिटेल्ड सब चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में। तो मतलब आपको उन सीरीज़ से हेल्प मिली। लेकिन यस। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीएसआईआर के पीवाईक्यूज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपके पास टाइम है गेट की प्रिपरेशन के दौरान तो सीएसआईआर के जैसे लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस तो आप ज़रूर पहले से बिफोरहैंड करके रखिए, और इवन एलपीपी, ओडीपीडी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सीएसआईआर में आते हैं वो कहीं न कहीं गेट में रिपीट हो जाते हैं, और जो कहीं गेट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीएसआईआर में रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। क्वेश्चंस यस। का वे ऑफ पैटर्न दोनों एग्जाम्स में डिफरेंट है, बट अगर कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो आपको अप्रोच आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो मतलब यस। कि सीएसआईआर की भी जो आपने प्रैक्टिस करी वो भी आपके लिए हेल्पफुल रही, और गेट की सीरीज के थ्रू भी आपने लर्न किया, जिस वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ। यस अंशिका, मैम। मुझे यहाँ ये बताइएगा कि आपने जैसे आईआईटी रुड़की में प्रोजेक्ट में आपने पहले अप्लाई किया था, जिससे आपको प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया गया। तो वो यस। आईआईटी रुड़की में जो प्रोजेक्ट पोजीशंस या किसी भी आईआईटीज़ में जो प्रोजेक्ट पोजीशंस निकलती हैं, उनके लिए क्या वेबसाइट है? या फिर आपने सर्च किया तो किस तरीके से उन प्रोजेक्ट पोजीशन के बारे में सर्च किया? उसके बाद आपने किस तरीके से अप्लाई किया और वो प्रोसेस क्या था पूरा एप्लीकेशन का? तीसरा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ सीट्स 1 या 2 बहुत कम होती हैं, तो क्या दिमाग में कभी ये ट्रॉमा डेवलप नहीं हुआ कि यार 2 ही सीट है, 1 ही सीट है, हमारा तो कैसे ही होगा, और भी बहुत क्वालिफाइड बच्चे हैं जो शायद जिनका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ? मैम पहले तो ये प्रोजेक्ट के लिए जो अप्लाई करना होता है ना, ये जैसे अलग-अलग आईआईटीज़ में होता है, तो जैसे मैंने रुड़की का लिया करा था सर्च, तो उस पे सर्च इंजन पे जाके आईआईटी रुड़की प्रोजेक्ट पोजीशन करके मैंने डाला था, तो वहाँ पे सारी प्रोजेक्ट्स आ गए थे जो अभी फ़िलहाल में मतलब हैं कि हम जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ना जिस-जिस आईआईटी में हमें प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो वहाँ पे अलग से ऐसे वो सर्च करना पड़ता है। जैसे आईआईटी रुड़की का देखना है तो आईआईटी रुड़की प्रोजेक्ट पोजीशन, आईआईटी दिल्ली प्रोजेक्ट पोजीशन ऐसे। तो मैंने सिर्फ रुड़की का देखा था, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आए हुए थे। एक मैंने प्रोजेक्ट में पहले जो मैंने अप्लाई किया था ना मैम, उसमें तो मेरा नहीं हो पाया था। फर्स्ट उसमें अप्लाई किया था मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट। यस मैम। नेक्स्ट मैम तुमने उसमें सेकंड हाँ अटेम्प्ट। जी। यस मैम, पहले वो अप्लाई ऐसे होता है, उसमें ना मेल करना पड़ता है हमें, एक मतलब एप्लीकेशन लिखनी होती है कि हम इंटरेस्टेड हैं ऐसे, कि हमें प्रोजेक्ट के अंडर वर्क करना है, फिर हमें उसको पीएचडी में कन्वर्ट कराना है ऐसे। तो उसमें सिर्फ ऐसे कोई डिटेल्स तो नहीं गई थी, पर्सनल डिटेल्स, बट सिर्फ और सिर्फ ऐसे था कि हम इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर वो अपना क्राइटेरिया देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। फिर मेल आता है विद इन अ वीक कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं इंटरव्यू के लिए।
तो ये ओके। सब तो प्रोसेस था आपके मैम। पास जब शॉर्टलिस्ट का मेल आया, तो फिर यस मैम। उसके मतलब आपको उसके बारे में तो मेल के थ्रू पता चल गया। फिर आपने उसकी कैसे तैयारी करी? कितने बच्चे वहाँ इन मतलब आपके अलावा और भी बच्चों को सेलेक्ट किया गया होगा ना? क्योंकि ये तो एक शॉर्टलिस्टिंग तरीका था। तो कितने यस। बच्चे थे वहाँ? किस मतलब और क्या क्वालिफ़िकेशन लेकर वहाँ पे बच्चे थे? फिर आप जब अंदर गईं इंटरव्यू पैनल के साथ आपने बात करी, तो इंटरव्यू पैनल में क्या एक प्रोफ़ेसर रहते हैं या कितने यस। प्रोफ़ेसर्स रहते हैं? कैसा उनका अरेंजमेंट होता है? क्या क्वेश्चन वो पुट अप करते हैं? क्या जाते ही हमें बोर्ड में भेज देते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने? तो थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। इसमें मैम पहले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गेट स्टूडेंट्स, नेट स्टूडेंट्स प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स सब थे मैम। तो वहाँ पे जब शॉर्टलिस्ट किया था तो उसमें मेरा भी नाम आया था शॉर्टलिस्टिंग में। तो मैम वहाँ पे मतलब काफ़ी बच्चे थे, नेट के भी, गेट के भी और पीएचडी वाले भी। तो मैम उसमें तो नहीं हो पाया क्योंकि पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे वहाँ पे। तो उस टाइम तो सिर्फ पीएचडी वाला एक स्टूडेंट था, उनका हो गया था वहाँ पे सिलेक्शन। और मैम वहाँ पे एक पूरा पैनल बैठता है, 6 to 7 प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब इंटरव्यू लेते हैं। और मैम जैसे जाते हैं रूम में, इंटरव्यू रूम में, तो मैम वो डायरेक्ट एकदम बोर्ड पे भेज देते हैं। ओके। यस मैम। तो और आप एक ही जैसे सीट, एक ही सीट होती है मैम प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें एक ही सीट थी एक सीट और थी। पहले वाले प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई किया तो आपका नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ। दूसरे प्रोजेक्ट में आपने दोबारा अप्लाई किया, यस उसमें मैम। भी सीएसआई नेट, गेट और पीएचडी परस्यूइंग वाले तीनों कैटेगरी के बच्चे आए हुए थे। मैम सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में तो पीएचडी नेट एंड गेट था, सेकंड वाले में सिर्फ सीएसआईआर नेट एंड गेट स्टूडेंट्स। अच्छा, तो जिस यस। कैटेगरी में मतलब जिस एप्लीकेशन से आपका सिलेक्शन हुआ है, उसमें सिर्फ़ सीएसआई नेट और गेट वाले बच्चों की एलिजिबिलिटी थी, तो उसमें आपने यस। अप्लाई किया और यस। जब आप रूम के अंदर जाते हैं, तो प्रोफ़ेसर्स कितने प्रोफ़ेसर्स रहते हैं पैनल में? 6 to 7। अच्छा 6 टू 7 प्रोफ़ेसर सारे मैथ्स डिपार्टमेंट के ही यस। रहते हैं और वो यस। सीधे आपको वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, आपको वहाँ पे भेज देते हैं, ओके। फिर किस यस। तरीके से क्वेश्चन पुट अप करते हैं? आपने क्या कैसे उनको ग्रीट किया? उन्होंने आपको कैसे ग्रीट किया? आप कुछ बता सकते हो? यस मैम। मैम जाके ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह तो नहीं होता है, बट ऐसे गुड आफ्टरनून करके मैम फिर उन्होंने ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से है, ऐसे। फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं मैम कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर किया है तुमने। तो मैम मेरा ये जो प्रोजेक्ट का टाइटल था ना, तो ये मैं पढ़ के गई थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड था, पीडी से रिलेटेड था। तो मैम मैंने अच्छे से ओडी पीडी मैं करके गई थी, रियल एनालिसिस, कैलकुलस का थोड़ा सा पोर्शन करके गई थी मैम, बस, और लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो आपने ये सब चीज़ें मतलब किसी बुक से पढ़ी थी? कैसे कौन-सी बुक रेफ़र करी थी इनके लिए? नहीं मैम, इंटरव्यू के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी। आपका ओके, एक ये जो नेट का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था ना लास्ट में, आपने सिर्फ यही टॉपिक्स कराए थे, तब लास्ट का टाइम चल रहा था, लीनियर, रियल, ओडीपीडी। तो मैम आपके नोट्स ही इतने सफिशिएंट होते हैं क्योंकि बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन होता है उसमें। सिर्फ मतलब एग्जाम को टारगेट नहीं करते हो ना आप, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कराते हो। तो मैम एक भी बुक, मैं तो कुछ भी नहीं, बुक वगैरह कुछ नहीं लेके गई थी, सिर्फ आपके जो नोट्स थे मैंने उनको उनका प्रिंट आउट करा रखा है। तो मैं जब गई तो मैंने वही सब चीज़ें बस एक बार पढ़ी कि कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, क्वेश्चंस भी उतने ही हैं, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट सब चीज़ें मिल जाती है उसमें। तो इंटरव्यू के लिए मैम कोई बुक नहीं रेफर की मैंने, सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स के थ्रू ही मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। ओके, तो आपने जैसे जाके उन्होंने क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा आप बता सकते हो? कुछ याद है? यस हुँ, मैम, पीडी से पूछा था उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के बारे में, लेग्रांजे इक्वेशन के बारे में, बेसल इक्वेशंस, और मैम उसमें एक सीरीज दी थी कि ये बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इसको प्रूफ करो कि क्यों ये कन्वर्जेंट है, बाय टेस्ट नहीं, बस मतलब प्रूफ करो कि कैसे हुई है ये कन्वर्जेंट। फिर लीनियर में से मैम एक 10 × 10 की मैट्रिक्स दी थी, उसमें से आइगन वैल्यूज पूछी थी, आइगन वेक्टर्स के बारे में पूछा था। मैम टेंजेंट कर्व, कुछ कैलकुलस से रिलेटेड भी एक दो चीज़ें पूछी थी, टेंजेंट कर्व क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, ये तो सब वो चीज़ें। जो टेंजेंट वाला मतलब जो ये कैलकुलस वाला पोर्शन है वो आपने थोड़े गेट के नोट्स से पढ़ लिया यस। होगा। ओके। यस मैम। तो आप मुझे ये बता सकते हो अंशिका कि ये क्वेश्चंस तो जैसे आपने दे दिया आंसर, अब आप बाहर आ गए, तो फिर उसका रिज़ल्ट कब देते हैं वो लोग? या वहाँ पे कुछ बताते हैं, कुछ आपको कुछ अप्रोच बताते हैं? जैसे किसी क्वेश्चन में आप रुके भी होंगे, तो आपने उसको कैसे डील किया? फिर आपका रिज़ल्ट कब आपके पास आया? ये चीज़ें यस बताइए। मैम, ये मतलब इंटरव्यू मेरा 45 मिनट्स का हुआ था, उसके बाद तो मैम कुछ नहीं ऐसे बताते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैम इंटरव्यू के बाद तो डायरेक्ट हम घर पे ही आ गए थे एकदम।
ओके। तो उसके बाद मैम शायद 10 डेज़ के बाद वहाँ पे से मेल आता है कि आपका ऐसे सिलेक्शन हो गया है प्रोजेक्ट में। तो मैम वो मेल के थ्रू बताते हैं आफ्टर 10 टू 15 डेज़। वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ ऐसे। कि जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट पोजीशन में सिलेक्शन हो गया, ठीक है? और प्रोजेक्ट पोजीशन जो तुमने जिसमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, वो कितने साल का प्रोजेक्ट था? या 6 महीने का था, 3 साल का था, कितने साल का था? दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि इस प्रोजेक्ट पोजीशन से तुमने अपनी प्रोजेक्ट पोजीशन को कन्वर्ट कैसे किया पीएचडी के लिए? तो वो भी कोई प्रोसेस होता होगा ना? वो क्या प्रोसेस होता है? मैम ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये 3 इयर्स का है। ये 3 साल का ऐसे प्रोजेक्ट था। तो मैम तब मेरा जो ये हुआ था ना प्रोजेक्ट में, तो मेरा फेब में हुआ था। तो तब ये सेमेस्टर मतलब स्टार्ट हो चुका था, हाफ सेमेस्टर मतलब आ गए थे पीएचडी में। तो मैम अब ये जो ऑटम सेमेस्टर है हमारा जून जुलाई वाला, तो इसमें जब इसके फॉर्म्स निकलते हैं ना वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे आईटी रुड़की की, तो मैम वहाँ पे एक अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी फॉर्म फिल किया जाता है। तो मैम हमने जो फॉर्म फिल किया था वो अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी फिल किया था ओके। उसमें। तो यस मैम। अंडर कैटेगरी जो प्रोजेक्ट पोजीशन आपकी थी, यस मैम। उसके थ्रू आपने वो फॉर्म फिल किया। उस फॉर्म में आपने मतलब और क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहती है? और आई थिंक ये वही बच्चे कर पाते होंगे ना जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट परस्यूइंग हैं, क्योंकि अंडर प्रोजेक्ट यस पोजीशंस हैं तो हाँ, यस बताइए। मैम। मैम उसमें ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे हमारे जो जब इंटरव्यू का एक पैनल बैठता है तो उन सब के सिग्नेचर वगैरह वो सब चीज़ें लगती है। एक सर्टिफिकेट लगता है, जो हमारे प्रोफेसर है उनकी डिटेल्स फिल की जाती है, उनके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। तो और डॉक्यूमेंट्स जैसे हमारी 10-12 बीएससी एमएससी ये सब मार्कशीट्स वगैरह ये सब होता है। तो इसके लिए कोई सिलेक्शन भी है या ये आपको पता है कि आपकी प्रोजेक्ट पोजीशन आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगी पीएचडी में? ये आपको मतलब प्रोफेसर से आपने पहले ही बात कर यस ली मैम। थी या यस अभी मैम। पता चल जाता है कि प्रोफेसर के अंडर सीट खाली है तो हमें वो एक्सटेंशन दे देंगे? तो मतलब ये यस बताइए? हुँ। मैम वो तो मतलब अपने प्रोफेसर से पहले ही बात कर ली थी मैंने कि ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट से पीएचडी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो उन्होंने तब बोला था कि हाँ, ये मतलब पीएचडी में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा ओके, प्रोजेक्ट ऐसे। ओके। यस हुँ। मैम। क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है ना। एक क्वेश्चन मुझे और पूछना है वैसे तो अंशिका, कि जैसे यस प्रोजेक्ट्स तुम्हें 3 साल वाले मिले, प्रोजेक्ट कभी 6 महीने के, 1 साल वाले भी होते होंगे ना? यस मैम। तो वो वाले तो किसी भी तरीके से पीएचडी में कन्वर्जन नहीं होता है या उनको भी आगे जाके दोबारा प्रोजेक्ट पोज़ीशंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है? नहीं मैम वो प्रोजेक्ट के अंडर में तो हो जाता है, मतलब अप्लाई तो ऐसे कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंडर में। वो एक्सटेंड भी हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट का जो ओके। टेन्योर होता है वो मतलब ये एक्सटेंड भी आप कर जिन देते प्रोफ़ेसर के अंडर में आपकी पोज़ीशंस खाली हैं, हैं। उनसे यस आप बात करके उसको आगे भी एक्सटेंशन मिल जाता है और फिर उसके प्रोसेस वही रहते होंगे अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद बच्चे इसको प्रोजेक्ट पोज़ीशन से पीएचडी पोज़ीशंस में कन्वर्जन मिल जाता है। अंशिका आप एक चीज़ और बताइएगा कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए गईं, तो आपने क्या ड्रेस कोड पहना था और उस दिन आप क्या डॉक्यूमेंट्स भी कुछ कैरी करके गई थी? यस मैम। तब उस टाइम मैम मैं 10th-12th की अपनी मार्कशीट, बीएससी एमएससी मार्कशीट। मैम एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मैं एमएससी का एक वो सर्टिफिकेट और मैम गेट का स्कोर कार्ड, बस यही ओके, डॉक्यूमेंट्स लेके ओके जाने और मतलब क्लोथ्स थे। कैसे पहने थे? क्या पहन के जाते हैं सूट या क्या चीज़? यस मैम। वहाँ पे थोड़ा फॉर्मली जाते हैं ऐसे। तो मैं एक शॉर्ट कुर्ती, नीचे जीन्स। उस टाइम में थोड़ा सर्दियों का टाइम था जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो ऊपर एक मतलब एकदम कैजुअल सी एक श्रग टाइप पहन के गई थी मैं, मतलब जिससे ज़्यादा ऐसे रहना। तो हुँ। आप क्या क्वेश्चन देते समय कहीं पे रुके भी थे? तो आपने वो कैसे डील किया? यस मैम। 1-2 क्वेश्चन में हो रहा था ऐसे कि नहीं आ रहे थे जैसे, तो तब मैंने ऐसे एकदम डायरेक्ट बोल दिया था कि सर सॉरी, ये मुझे नहीं आता है। क्योंकि मैम वो जब कुछ चीज़ आ ही नहीं रही थी तो वो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकालते हैं। और तो अगर हम खुद कन्फ्यूज़ भी नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे घुमा के बताएँ, तो वो मैंने डायरेक्ट ही ऐसे बोल दिया था कि नहीं सर, ये मुझे नहीं आता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चंस ना आए तो आप डायरेक्टली इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि कुछ भी गलत कहने से पहले वो लोग इतने स्मार्ट होते हैं जो आपकी भी स्मार्टनेस को जानते हैं कि आप कहाँ तक नॉलेजेबल हो और कितना समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे अंशिका ने हमें बहुत ही डिटेल में सारा प्रोसेस बताया और अंशिका अभी आप ये बता सकते हो कि आप इस समय आईआईटी में जो पीएचडी कर रहे हो उस प्रोजेक्ट मतलब उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? और आप अब नया क्या सीख पा रहे हो आईआईटी में जाके? जैसे आपने पहले जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो यूनिवर्सिटी का बताया। अब आप आईआईटी में जाके आपको कैसा लग रहा है? वो भी एक्सपीरियंस आप शेयर करिए।
यस मैम। मैम जब हम स्टेट यूनिवर्सिटी से ऐसे आईआईटी जैसी उसमें जाते हैं तो एक डर रहता है कि हम कैसे वहाँ पे मतलब इस एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल कर पाएंगे या कैसे हो पाएगा। बट मैम वहाँ पे जाके सबसे मेन चीज़ तो होती है अपने प्रोफेसर की, कि अगर वो हमारे गाइड अच्छे होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैम मेरे जो प्रोफेसर है वही इतने अच्छे हैं, मतलब इतनी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मैम वहाँ पे जाके ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं कोई आईआईटी में कोई ऐसी बड़ी उसमें आई हूँ कि मैं वहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अपना ये सब चीज़ें। तो मैम वो इतने हेल्प करते हैं, कभी भी उनसे शाम में कुछ भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड या वैसे भी अपनी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं। और मैम मेरे जो सीनियर्स है जो सर के अंडर में भी पीएचडी कर रहे हैं, वो सब भी मैम मतलब बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो मतलब मुझे तो एकदम ऐसा माहौल मिला है वहाँ पे कि सब इतने हेल्पफुल है सर के अंडर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और सर भी। तो मैम वहाँ पे मुझे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब बहुत अच्छा चल रहा बहुत है। अच्छा लगा मतलब कि आप सैटिस्फाइड हैं। आप मुझे ये यस। बताइए अंशिका, आपको जो स्टाइपेंड मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? मतलब आईआईटी रुड़की प्रोवाइड कर रहा है या गेट के थ्रू मिल रही है, और आपको स्टाइपेंड कितनी मिल रही है? मैम ये मुझे प्रोजेक्ट से मिल रही है, जो CSIR नेट का एक प्रोजेक्ट है ना CSIR का, वो उससे मिल रही है, 37,000 मिल रही है मैम। ओके, तो ये आप जेआरएफ कैटेगरी की स्टाइपेंड आप अवेल कर रहे हो यहाँ पे। यस मैम। और अंशिका लास्ट क्वेश्चन ये कि अभी आगे क्या प्लान है? आगे क्या सीख रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैम अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो यही है कि ये जो पेपर्स करने हैं प्रोजेक्ट में, जो रिसर्च पेपर्स पेपर्स में सबमिट। काम यस करना है। मैम। यस मैम तो आपने अभी तो। किसी रिसर्च पेपर में काम करना शुरू किया है? यस मैम अभी स्टार्ट किया है। ओके, यस ठीक मैम। है अंशिका, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। ना हो बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जो छोटे-छोटे डाउट्स हमारे दिमाग में रह जाते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। यस मैम, मैं तो आपकी वजह से ही आज आईआईटी में हूँ। मैं तो आपको ही थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में जो सिलेक्शन हुआ है वो भी आपके नोट से हुआ है। मैं कोई बुक मैंने रेफर नहीं की, कुछ नहीं किया। गेट क्वालीफाई हुआ वो भी आपकी वजह से हुआ है। गेट का तो मैम पता भी नहीं था कि क्वालीफाई भी हो जाएगा। जब ऐसे रिजल्ट आया तो मैं ऐसे रिजल्ट भी नहीं मैंने देखा कि ये तो होगा ही नहीं क्वालीफाई, अब इतने दिन में तो कौन ही गेट क्वालीफाई कर पाएगा। वो फिर मैंने रात में बिल्कुल 11 बजे जब मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं एक बार चेक करो, रिजल्ट चेक करो, नहीं होगा तो पता है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक बार चेक तो करो। बट मैम उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए मेरे। तो तब मुझे लगा जैसे हुआ। तो मैं तो सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि मैम अभी कोर्स अगर लॉन्च करेंगी तो सबको मैम लेना चाहिए ऐसे नेट और गेट का। और जेम की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए मैम। वैसे तो एमएससी अगर आईआईटी से हो जाए तो पीएचडी थोड़ा और इजी, मतलब हम इजीली एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में आईआईटीज में। हमारे लिए रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं, यस। क्योंकि हम पहले ही उन यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टेक्ट में यस। या वहाँ पे ऑलरेडी रह के चीज़ें सीख पाते हैं। तो यस। अवेयरनेस का जो एरिया है वो हमारा थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो उससे ये है कि आप और भी चीज़ें प्रिवेल यस। कर सकते हो वहाँ रह के। और सो आई मैम एक ऐसे डर रहता है ना स्टार्टिंग में, जैसे प्रोजेक्ट में एक ही वैकेंसी थी, तो मैम ये रहता है कि नहीं हम तो एक है तो हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हमारे से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैंने एमएससी में सोचा कि जेम नहीं देना चाहिए, तो मैम ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे ही मुझे तब लगा कि एक ही वैकेंसी है तो जेआरएफ नेट जेआरएफ वाले बच्चे ही क्वालिफाई मतलब ये इंटरव्यू कर पाएंगे, क्योंकि उनको शायद मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो बट यहाँ पे मैम फैमिली सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मेरी फैमिली ने, मतलब मेरी जो मदर है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि नहीं ऐसे तो घर बैठे रहोगे अगर तुम ऐसे डरोगे कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैम एक ना ऐसे कोई ऐसे सपोर्ट करने वाला मिल जाए ना कि नहीं करो, मतलब रिजल्ट का तो जो होगा वो बाद में देखेंगे। तो मैम ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे तो ऐसा इतना डर लगा कि नहीं एक है, एक मैं तो बिल्कुल नहीं हो पाऊंगी। तो ये भी बहुत डर रहता है, तो टीचर्स का, पेरेंट्स फैमिली का। का सपोर्ट होना और आपको एक बैकबोन की तरह पीछे यस। पुश करता रहे, नहीं एटलीस्ट ट्राई तो करो। और घर बैठे तो देखिए, अगर हम वही है ना कि फॉर्म फिल किया और देने नहीं गए, तो पता यस ही नहीं है कि हम सेलेक्ट भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन दिमाग में है कि सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, पहले से ही नहीं मैम। सोच के बैठे हैं। बट लेकिन अगर ट्राई कर लें, हो जाए, तो शायद उसको देख के हम खुद ही 10 गुना मोटिवेट हो जाए कि नहीं हम कर सकते हैं, और अच्छा आगे जाके कर सकते हैं। और तो मैम आप अपने सेशंस में भी इतना मोटिवेट करते रहते हो, जो क्लासेस लेते हो आप कहीं इतना वो है, आप बताते हो कि मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, तो बच्चे को लगता है कि हमें तो खाली बैठना ही नहीं है बिल्कुल। आप इतनी चीजें बताते हो, आप अपने
अपना स्ट्रगल जैसे बताते थे कि मैं यूट्यूब पे सुबह इतना बजे उठ के मैं क्लासेस लेती थी, ऐसे करती थी, तो मैम आपसे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैम ने मतलब हर चीज़ें ऐसे सँभाली हैं, फैमिली को भी, अपनी यूट्यूब को भी, अपनी कॉलेज लाइफ को पढ़ाना, ये सब चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो आप इतना मोटिवेट करते रहते हो बीच-बीच में। पता नहीं था कि वो छोटी-छोटी चीज़ें आपके मतलब आपको इतना मोटिवेट कर रही हैं, तो बहुत खुशी हो रही है सुन के। मैं तो ऐसे ही शेयर करती थी अपनी जर्नी कि ये सब किया है तो सबको करना चाहिए क्योंकि देखिए कठिनाइयाँ तो सभी के रास्तों में आती है, रास्ते तो कभी किसी के आसान होते नहीं हैं। बस बस यही है कि इन कठिनाइयों में भी रास्ते निकाल लें तो उससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा अंशिका आपकी जर्नी को सुन के, समझ के और आई होप कि आपकी जर्नी और बच्चों को भी इंस्पायर करे और आप कुछ और बड़ा अचीव करें और फिर हम आपका दूसरा इंटरव्यू लें। इसी के साथ आज फिनिश करते हैं एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इस तरीके की और वीडियोज़ बनानी है, आप क्या और जानना चाहते हैं तो ज़रूर उसके बारे में लिखकर हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू मैम, थैंक